तो आज का जो अभी ये सेशन है इसमें त्रिदोष नाशक औषधियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। वैसे तो वात पित्त कफ तीनों की दिनचर्या हमने अलग अलग की है, अच्छा पता करना है कि वात नाशक कौन सी है, पित्त नाशक कौन सी है, लेकिन ये जो जड़ी बूटियाँ मैं आपको बताऊंगा ये कैसे भी प्रवृत्ति हो व्यक्ति की, वात हो, पित्त हो, कफ हो, तीनों विकृतियाँ हो, तीनों में ये काम करेंगे, यानी इसीलिए इसे त्रिदोष नाशक औषधियाँ बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखो आप आंवला, आंवला के बाद लिखो आप मकोई, मकोई भी त्रिदोष नाशक है, आंवला भी त्रिदोष नाशक है। उसके बाद लिखो आप चित्रक, उसके बाद लिखो आप धनिया, हरी दूध, अलसी, पेठा, हरड़, गंबारी, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, अशोक, पलाश, रास का बीज या उसका रास पूरा फूल भी उसमें पूरी औषधि हो, त्रिदोष नाशक। गंभारी, गंभारी शिरस, त्रिफड़ा, तगर, अनंत मूल, तो ये जो सारी औषधियाँ मैंने लिखवाई ये सब त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष नाशक का मतलब है जो प्रत्येक बीमारी में काम करेगी, आपको ये देखना नहीं है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि छूट गई मेरे से, छोटा गोखरू। अब ये जो औषधियाँ हैं ये वात में भी काम करेंगी, पित्त में भी काम करेंगी, कफ में भी काम करेंगी। इसमें और अच्छे से डिटेल में जाने के लिए आप इनमें सेग्रीगेशन कर लोगे, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, रोगी को समझते हुए शरीर को आप दे सकते हो। ये सारी औषधियाँ आपकी त्रिदोष नाशक है, ठीक है। एक कोई व्यक्ति बोल दे ताकि कोई और दिमाग में आएगी तो मैं बोल दूँगा। आंवला, मकोई, चित्रक, धनिया, हरी दूध, अलसी, पेठा, हरड़, गंभारी, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, अशोक, पलाश, सिरस, त्रिफला, डगर, अनंतमूल, छोटा गोखरू। यानी कि ये हो गई आपकी 19 औषधियाँ हो गई। इसके अलावा गौमूत्र भी त्रिदोष नाशक होता है, लेकिन जिसकी पित्त प्रवृत्ति है, जैसे पहले से पित्त बढ़ा हुआ है उस व्यक्ति को वो पित्त बढ़ा देगा, अन्यथा गौमूत्र भी त्रिदोष नाशक होता है। प्रवृत्ति वाले को कैसे रहना चाहिए? पित्त प्रवृत्ति वाले को गौमूत्र कम मात्रा में पानी मिलाते हुए और अगर गर्म करके ले तो उसमें जीरा सौंफ डाल के उबाल के दे सकते हैं।
मकबूल जी का अब अगला विषय जो है वो है शुगर। आपका एक रोग बचा हुआ था शुगर। तो शुगर के विषय में अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा रोगी शुगर के ही आपको मिलेंगे। सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि इस समय भारत में करीब 8.5 करोड़ के आसपास रोगी हैं शुगर के, जो गवर्नमेंट रिकॉर्डेड है। और वैसे अगर देखोगे तो शायद और भी ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो अब शुगर की चर्चा करेंगे। शुगर आखिर होता क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि शुगर की बीमारी है क्या और होती क्यों है। शुगर वैसे दिनचर्या का रोग है, गलत खान पान का रोग है। ठीक है, गलत खान पान किया, दिनचर्या सही नहीं की तो शुगर होगा। कैसे होगा? आपकी जो पेन क्रिया है, आपकी पेन क्रिया काम करना छोड़ देती है। पेन क्रिया इंसुलिन बनाना बंद कर देती है और फिर आपके रक्त है उसके अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो मोटा मोटा अगर शुगर को समझना है तो इसमें सबसे पहले हमारा लीवर खराब होता है, मतलब कम काम करना शुरू करता है। शुगर होने से पहले लीवर कम काम करेगा तो हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ाएगा। पाचन तंत्र गड़बड़ाने के बाद हमारा पेन क्रिया जो है वो इम्पैक्ट होगा। और जैसे ही पेन क्रिया हमारा इंसुलिन बनाना बंद करेगा वैसे ही हम शुगर हमारे शरीर में हो जाएगा। अब शुगर के जैसे लक्षण की बात करें तो रोगी को कमजोरी आएगी। उसके अलावा बार बार पेशाब आना, ये भी शुगर का लक्षण है। इसके बाद जांच का जो पैमाना है, एक तो जो अंग्रेजी जांच होती है वो एक पैमाना है, एक हमारा जो पैमाना है कि आप पेशाब जब करोगे तो उसके साथ शुगर निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप चींटी का अगर कहीं बिल हो, जो भाई राजीव दीक्षित जी ने भी बताया, उस चींटी के बिल से थोड़ी सी दूरी पे जाके आप पेशाब करोगे तो स्वतः वहाँ पे चींटी अगर आ जाती है तो मतलब आपको शुगर है। क्योंकि जो ये जांच के पैमाने हैं कहीं ना कहीं ये व्यापार से संबंधित है। जैसे आप 10 साल पहले की गाइडलाइन देखोगे तो शुगर की जो लिमिट थी वो कुछ और थी, आज कुछ और है, कल कुछ और होगी। क्योंकि रोगियों की संख्या भी बढ़ानी है, जांच की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है। तो इसलिए जो प्रकृति का अपना एक तरीका है, प्रकृति का तरीका कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। प्रकृति का मतलब परमात्मा ही है, वो हर समय आपके साथ न्याय करेगा। तो उस प्रकृति के तरीके को आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सही जानकारी मिलेगी। तो ये तो शुगर का था। अब शुगर हो जाए तो ठीक कैसे करना है? तो शुगर में सबसे पहले दिनचर्या, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दिनचर्या। दिनचर्या में कैसे करेंगे आप? सबसे पहले रोगी की एक दिनचर्या सेट करके दो। उसमें क्या करना है? सुबह उठते ही रोगी जमीन पे आलती पालती मार के धीमे धीमे पानी पिए। ठीक है, और पानी के साथ ही रात्रि में उस रोगी से आप 3 से 4 कड़ी लहसुन की भिगो दो और 1 चम्मच मेथी। तो दोनों कॉम्बिनेशन क्या काम करेंगे? जो आपने लहसुन भिगोया पानी में और वो सुबह रोगी उठते ही खाएगा तो पेन क्रिया एक्टिव होएगी। पेन क्रिया अपना काम शुरू करेगी लहसुन के माध्यम से। और जो मेथी है, मेथी क्या करेगी? जो मात्रा बढ़ी हुई है शुगर की आपके ब्लड में वो उसे नियंत्रित करेगी। तो पहला स्टेप आपको 4 कली लहसुन की रात्रि में पानी में भिगोए और सुबह सुबह चबा चबा के खा ले। दूसरा स्टेप 1 चम्मच मेथी दाना, वो रात को भिगोया और सुबह सुबह खा लिया। ये अलग अलग भिगोने हैं। तीसरा स्टेप, रोगी उठा, उठते ही आपको पानी पिलाना है और पानी पीने के बाद फ्रेश होगा। फ्रेश होने से पहले आप रोगी को त्रिफला दे दो। और इस त्रिफला के अंदर जो मैंने आपको एक फॉर्मुलेशन बताया था वही फॉर्मुलेशन इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। फॉर्मुलेशन क्या है? 100 ग्राम हर्ड, 200 ग्राम बेड़ा, 300 ग्राम आंवला और 60 ग्राम गरमुंडा। गणतुंबा भी बोलते हैं, इंद्रायण का फल भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको इंद्रायण का फल लेना है, जो पीले कलर का फल होता है ना, वो फल लेना है, छुपा के पाउडर बनाना है। अब आपकी औषधि की मात्रा हो गई कितनी? 660 ग्राम। अब 5 ग्राम रोगी को सुबह उठते दो और 5 ग्राम रात्रि में सोने से पहले दे दो, गुनगुने पानी के साथ। सुबह फ्रेश होने से पहले। ठीक है।
पहला स्टेप हो गया आपका। अब दूसरे स्टेप फ्रेश होने के बाद या पहले? फ्रेश होने के बाद। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको गुड़मार या सतरंगी दोनों में से कोई एक औषधि सेलेक्ट कर लो। सतरंगी जो आपको सुलभता से उपलब्ध हो, ठीक है। अब घरेलू अगर बात करें तो रोगी को एक पत्ता गुड़मार का दे दो, ठीक है। एक सुबह दे दो, एक शाम को दे दो। ये काम करेगा 250 तक। अगर शुगर है तो इसी से काम हो जाएगा रोगी का। वो लहसुन, मेथी और गुड़मार का एक पत्ता उसको नियंत्रित कर देगा। 250 से ज़्यादा है तो आपको एक कॉम्बिनेशन और तैयार करनी पड़ेगी। उसकी औषधियाँ लिखो आप। 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जामुन की गुठली, 100 ग्राम नीम की गुठली या नीम की छाल, 100 ग्राम करेले के बीज, 100 ग्राम साबुत इसबगोल, एक थोड़ा 100 ग्राम साबुत इसबगोल, 100 ग्राम तेज पत्ता और 100 ग्राम चिरायता। इन औषधियों को लेके और पाउडर बना लो और खाने के 1 घंटे बाद 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। अब आपको क्या ऑब्जर्वेशन क्या करनी है इसमें? फ्री और बहुत जल्दी है ये भी नीम को खाने के 1 घंटे बाद 1 चम्मच। एक बार औषधियाँ बोलो। हाँ, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जामुन गुठली, 100 ग्राम नीम की छाल या नींबोली गुठली, ठीक है ना। करेले के बीज 100 ग्राम, साबुत इसबगोल, 100 ग्राम तेज पत्ता, 100 ग्राम चिरायता, 100 ग्राम, ठीक है। इन सब का पाउडर बना लो। सभी ने लिख लिया? खाने के बाद कितना करना होगा? 1-1 चम्मच। अभी देखो ये मात्रा आपको सेट करनी पड़ेगी। कैसे सेट करनी पड़ेगी? पहले तो ये देखो रोगी को शुगर कितनी है। शुगर कितनी है ये जांच करने का एक तरीका है। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया कि शुगर है या नहीं। अब दूसरा क्या है कि मैक्सिमम शुगर के रोगी गोली लेते मिलेंगे आपको। अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, आप वो बोलेंगे जी मेरी तो 150 है। 150 नहीं है उसकी शुगर। उससे पूछो गोली ले रहे हो? अगर एक गोली ले रहा है दिन में, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी शुगर लगभग 250 से 300 है, क्योंकि तो वो गोली ने बैलेंस कर रखी है। 2 टाइम गोली ले रहा है तो मतलब उसकी शुगर आप लगभग 350 से 400 के पार है। इंसुलिन ले रहा है तो फिर 400 से भी पार है। तो इस तरीके से तो शुगर का लेवल निकालोगे। लेवल निकालने के बाद अगर 300 से ज़्यादा है तो आप पहले 1 चम्मच एक टाइम करना। जो अंग्रेजी दवा दे रहे हो इन दवाओं के साथ 15 दिन के बाद आधी आधी करते लेके जाना। एकदम से बंद नहीं करवाना, शरीर डिपेंडेंट है अंग्रेजी दवा का। तो जब आधी आधी गोली लेगा फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि इस दवा के साथ कितनी शुगर आ रही है। आधी गोली लेने के बाद अगर 200 के आसपास आ रही है तो फिर उस गोली को आधा करवा दो, और धीरे धीरे जब 150 के आसपास शुगर आ जाए उसकी तो बंद करवा दो। नहीं आती है गोली के 150 के आसपास तो ये जो हमारी देसी दवा है इसकी मात्रा बढ़ा दो। फिर जब उसकी गोली बिल्कुल बंद हो जाए और ये दवा चलते चलते 2 महीने हो जाए तो इस दवा की मात्रा कम करते लेते आना, और धीरे धीरे 4-4.5 महीने में शुगर की दवा अंग्रेजी भी और देसी भी दोनों छूट जाएंगी। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो बात है दिनचर्या की। अब दिनचर्या में क्या करना है? सुबह पानी, फिर फ्रेश हुआ, दातुन करवाओ उससे। दातुन में नीम की दातुन सबसे अच्छी है, जामुन की दातुन अच्छी है। आ जाओ अंदर आ जाओ, ठीक है। अर्जुन की कर सकता है, इधर भेजो उसको, ठीक है। अब दातुन के बाद अगर दातुन नहीं मिलते तो दंतमंजन,
अब उसका खाने का टाइम हो गया है तो खाने से पहले उसको कुछ फ्रूट्स खिलाओ, जैसे कि जब तक गोली ना छूटे तब तक मीठे फलों को थोड़ा अवॉइड करना, खट्टे फल देना, ठीक है। जैसे गोली छूट जाए तो मीठे फल भी इंक्लूड करवा देना, पपीता इंक्लूड करवा दिया, अमरूद, सेब, संतरा सब दे दो, सारे फल खा सकते हैं गोली छूटने के बाद। गोली छूटने से पहले अमरूद ज़्यादा से ज़्यादा देना है, उसके अलावा खट्टे फल देने हैं गोली छूटने से पहले। छूटने के बाद सारे दे सकते हो, ठीक है। तो सुबह के टाइम खाना खाने से पहले उसको लगभग 600-700 ग्राम फल खिलाओ, फिर खाना खिलाओ 10 मिनट का गैप करके। खाने में क्या दोगे? चावल और गेहूँ बिल्कुल बंद कर दो, बाकी सारे हाई फाइबर आइटम है वो दो। जो दे दो, कौन है जो दे दो, मक्का दे दो, चना दे दो, अलग अलग प्रकार के मिलेट्स आते हैं, ठीक है, वो मिलेट्स दे दो। यहाँ बैठ जाओ, इधर इधर मिलेट्स दे दो उसको खाने के लिए। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद तुरंत खाने के बाद 1 या 2 चम्मच अलसी दो ज़रूर, ठीक है। उसकी रोटी के अंदर थोड़ा सा अजवाइन भी आप शामिल कर सकते हो, बहुत जल्दी शुगर ठीक होगी। सुखदेव और आप दोनों ज्ञान मुद्रा में आ जाओ, ठीक है। दोपहर का जब खाना दो तो फिर कुछ वेजिटेबल्स दो, मूली है, प्याज है, लहसुन है, खीरा है, ककड़ी है, कच्ची रो वेजिटेबल्स दो लगभग 400-500 ग्राम, और फिर रोटी दे दो। शाम को खाली उसको जौ का दलिया दो, सिर्फ जौ का दलिया, वो भी सूर्यास्त होने से पहले। अब जो मैंने सुबह आपको नेगेटिव आइटम बताए थे वो बिल्कुल आउट कर दो उसकी लाइफ से। रिफाइंड ऑयल, आयोडीन वाला नमक, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, फैशन के आइटम, पैकेट वाला आटा, बाहर का जो भी ये पैकेट के फूड हैं, चाउमीन, बर्गर, फ्रूट जूस, ये सब बंद कर दो। नेचुरल सब खिलाओ, खूब फल खाए, खूब कच्ची सब्जियाँ खाए, और ये जो अन्न मैंने बताए। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से शुगर 4 से 5 महीने में बिल्कुल सही हो जाए, और ये रेशियो 90% प्लस है। हमारे पास जितने रोगी आते हैं अभी तक लगभग 5000 रोगी हमने देखे हैं लगभग। उसके अंदर से शुगर के जो रोगी ठीक नहीं हुए उसमें एक नैनसुरपुरा से है जो ठीक नहीं हुआ, एक का नाम याद नहीं बट वो धर्मवीर जो यहाँ के सांसद हैं उनका PSO है, वो ठीक नहीं हुआ, और एक बंदा रोहतक या दादरी के बीच का है। 3 बंदे मात्र हैं जिनको हम ठीक नहीं कर पाए, जिनको हमें ये कहना पड़ा कि भाई हमारे पास जो कुछ था हमने दे दिया, अब नियंत्रण नहीं रहा, ठीक है। इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। वो 3 जो आप बता रहे हो कारण क्या है? देखो उनका लेवल, एक तो बहुत लंबे टाइम से इंसुलिन ले रही है, एक तो गुड़िया है जो PSO की लड़की है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन ले रही है, तो जो लेवल ही नहीं आ पा रहा है, इंसुलिन को कम ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब उस पर क्या है कि उन रोगियों पे समय का अभाव है, नहीं तो शायद उनकी भी छुड़वाई जा सकती है। समय का अभाव इसलिए है कि अपने पास रोगियों की संख्या ज़्यादा है, और मेजर फोकस हमारा कैंसर पे होता है। कैंसर क्यों है? जानलेवा है, शुगर भी जानलेवा, क्योंकि किडनी फेल शुगर ही करती है। तो उनको भी ठीक किया जा सकता है अगर रोगी को यहाँ पे रखा जाए और कुछ चीज़ें की जाए, तो भविष्य में वो रोगियों के नंबर है उन पर भी कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो शुगर के इसके अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा भी शुगर के और बहुत सारे कम्बिनेशन हैं, मैंने वो कम्बिनेशन आपको लिखवाई है जो सरल है, सुलभ है, और हर व्यक्ति को समझ में आ जाए कि भाई अजवाइन भी समझ में आती है, ठीक है। बाकी जो कड़वे स्वभाव का जो है ना, इतनी भी औषधियाँ जब काम करती हैं, और जो पेन क्रियाज पे जिसके अच्छे रिजल्ट हैं, वो सारी औषधियाँ काम करती हैं, ठीक है। तो आपका शुगर से संबंधित अगर कोई पर्सन हो तो आप पूछ सकते हो। ये जो पाउडर तैयार हो गया खाना खाने के बाद लेना भी, जैसे ये खाना खाने के बाद लेना है। कोई भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार ठीक हो जाए। एक बार ठीक होने के बाद कोई भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, और इसे इफेक्टिव बनाने के लिए
एक पर्चा हमने बनाया हुआ शुगर की दिनचर्या का, थोड़ा समय का अभाव है, वो पर्चा और एक दिनचर्या डाली। जैसे उसको कुछ पत्तों का सब रस देना है, उसके अंदर जैसे आपका गुलमार का पत्ता हो गया, अर्जुन का पत्ता हो गया, सहजन का पत्ता हो गया, ऐसे कम्बिनेशन हमने बनाई हुई है। 10-12 प्रकार के पत्तों की, सदाबहार का पत्ता हो गया, उनका 1 गिलास जूस जो कि या गेहूँ के ज्वारे के रस में मिला के आप दोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब शुगर का हो गया है, एक बार रिवीजन कर लो, फिर हम आपसे प्रश्न करेंगे। फिर अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है कि आप लोगों को 20 अर्क लिखवाने हैं। ठीक है ना, अर्क लिखवा देंगे, उसके बाद आप लोग फ्री हो। भाई जी, ये जो पाउडर बना के जो देना है, ये सुबह खाना खाने के 1 घंटे बाद, रात को भी खाना खाने के 1 घंटे। हाँ, और कोई प्रश्न है या आगे बढ़ जाए? अच्छा जी, गौमूत्र और एक बार बता दियो कि मतलब किस गौ का लेना है, किसका नहीं लेना। ठीक है, ये आपका ना 20 अर्क के बाद एक लास्ट टॉपिक लेंगे, इसमें आपके 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो गौमूत्र किस गाय का लेना चाहिए और दूसरा देसी गाय की पहचान क्या है। इसमें हमारे रोगियों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो उसका एक वीडियो बना देंगे, गाय भी दिखा देंगे वहाँ पे। सबसे लास्ट में लेंगे इसको, आपको वही फील्ड पे ले चलेंगे गौशाला, जब तक गाय भी आ जाएंगी जंगल से, तो इसमें हमारे 2 पर्पल सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ऊर्जा समान लगेगी, काम दो हो जाएगा। ठीक है, और एक ये कि कौन सी औषधि किस प्रवृत्ति की है, वो सब पुस्तकों में अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे मतलब n नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं हमारे, वो अध्ययन से पता चलेगा। एक दिन के शिविर में वो सब चीज़ें संभव नहीं है, वो पढ़ने से पता चलेगा। जर्नली जैसे किसी की पहुँचनी है, सौंफ है, ठंडी तासीर है, इस तरीके से बता सकते हैं। तो अभी आर्क लिखो आप। सबसे पहले आर्क बनाने की विधि क्या है, आर्क की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? आर्क की आवश्यकता महसूस हुई, गुड़िया मेरे को पानी पिला दी। आर्क की आवश्यकता हमें महसूस हुई कि प्राचीन काल में हर घर में जितनी ज़रूरत की औषधियाँ थी सब उगाते थे। मतलब हर किसी का अपना खेत होता था, कहीं से पिला दी। ये अगर ताज़ा है तो ये पिला देने के बाद ठीक है जी, इसमें दिया था। तो अब क्या है कि लोगों के घर में पेड़ पौधे नहीं है, तो ताज़ा औषधियाँ नहीं है, तो इसलिए आर्क की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, और आपको तो कोई अंतर नहीं। अंतर होता है, लेकिन वो विषय से हट जाएंगे। आर्क क्या होता है, किसी भी औषधि का एक तरीके से वाष्पीकरण करके और उसको शुद्ध कर दिया जाता है, जिससे कि वो दीर्घायु हो जाए। औषधि को दीर्घायु करने की प्रक्रिया ही आर्क है। ठीक है, जैसे आपके पास एक औषधि है, इसका नाम है गुड़मार। ठीक है, आप गुड़मार के आप ताज़ा पत्ते ले सकते हो, आप सुखा के पाउडर ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा उसे अर्क के रूप में ले सकते हो। तो अर्क का क्या लाभ है, अर्क एक तो तीव्रता से काम करता है, दूसरा सुपाच्य होता है। ठीक है, तो अर्क बनाने की जो विधि होती है, किसी भी औषधि का जब हम अर्क बनाते हैं तो उसमें 2 प्रकार से बनाते हैं, एक पानी के अंदर, एक गौमूत्र के अंदर। तो पानी के अंदर जब हम अर्क बनाते हैं तो 10 लीटर पानी में, जो आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, वो 1 kg औषधि डालते हैं और हम डालते हैं 2 किलो। ठीक है, कारण जी 1 किलो में 10 लीटर पानी में 2 किलो औषधि डालेंगे। सूखा औषधि डालने से पहले 24 घंटे पहले भिगोना है। अगर पानी में बनाओगे तो गोमूत्र में भिगो दो औषधि को, जिससे उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, गुण बढ़ जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल पावर भी बढ़ती है उससे। अब आपने वो गौमूत्र में भिगो दी, मैं पानी की बात करता हूँ सर्वप्रथम। आपने गौमूत्र में भिगो दी, 24 घंटे के बाद जो अर्क के अंतर है उसको घड़ा लिया, उस घड़े में पानी डाला और ऊपर से वो औषधि डाल दी
और गैस चला दिया, ठीक है, और उसको ऊपर से बंद कर दिया। अब धीरे 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 वाष्पीकृत होगा, गर्म होगा, उसका वाष्पीकरण होगा और अर्क यंत्र के माध्यम से फिल्टर होके आपके पास अर्क मिल जाएगा। अब इसमें क्या सावधानी है, आपने मान लो 10 लीटर अर्क निकाला, अब गलती से उसमें आपने 4-5 बूंद भी पानी डाल दिया गलती से, तो वो अर्क बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। पानी नहीं डालना चाहिए, जिस भी बोतल में डालो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। अगर उसमें पानी एक बूंद भी हुआ तो उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। अदरवाइज 6 महीने तक बिना किसी केमिकल के अर्क सुरक्षित है। आपने एक बार अर्क निकाल लिया, 6 महीने तक उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एक बात और, विदाउट गोमूत्र का, बिना गोमूत्र का ये पानी में भिगोएंगे तो भी आप अर्क निकाल सकते हो। मैक्सिमम 6 महीना तक, तो भी 6 महीने तक ही है। मैक्सिमम लोग पानी में ही बनाते हैं, जी। ये गोमूत्र का प्रयोग हम ही करते हैं, ठीक है। और जो गोमूत्र में बनाते हैं उसमें क्या करेंगे कि औषधि जो है हम मात्रा कम कर देंगे, 200 से 300 ग्राम 10 लीटर गोमूत्र में डालेंगे। फिर से बताइए जी, करिए। 10 लीटर गोमूत्र में 200 से 300 ग्राम औषधि डालेंगे। बहुत बड़ी बीमारी के लिए या बहुत भारी समस्या उसके लिए बना रहे हैं तो अधिकतम 500 ग्राम डाल सकते हैं, ठीक है। अब जो आपने 10 लीटर पानी और औषधि डाला उसमें से 60% अर्क निकलेगा, यानी कि 6 लीटर, ठीक है। ये तो अर्क बनाने की प्रक्रिया होगी। खैर ये ऐसे नहीं समझ में आएगी, इसके लिए तो प्रैक्टिकली आपको 15 दिन महीना जो अर्क जो गोमूत्र में पकाया जाता है तो उसको डाल देना है, फेंक देना, औषधि डालने गोमूत्र के में बाद। डाल देना है, वो गोमूत्र उसी में डाल देना है। कल जैसे बच्चे को मैंने महसूस किया वो गलती कर रहा था, जो आप भिगोगे पानी में निकालेंगे तो पानी में भिगोगे तो भी पानी उसमें डालना है, क्योंकि वो उसमें पानी में जब रही होती। देखो आपको लॉजिक पकड़ना है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, कारण पकड़ो। आपने वो जड़ी बूटी पहला बात पानी में या गोमूत्र में क्यों भिगोई 24 घंटे पहले? सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। मुलायम वस्तु का जूस निकालना वो आसान होता है, सूखी लकड़ी का कोई जूस थोड़ी नहीं निकल सकता। दूसरा, आपकी इतनी मोटाई में औषधि है, ठीक है, आप जब इसने पानी में भिगो दिया तो इसका पानी चारों तरफ क्रॉस कर जाएगा। तो जब आप अर्क निकालोगे तो जब वो गर्म होगा तो उसको अंदर तक निचोड़ जाएगा, ठीक है। तो चाहे वो पानी में भिगोया हो चाहे वो गोमूत्र में भिगोया हो, उसको क्या करना है आपको, उसको उस अर्क यंत्र में ही डालना है, क्योंकि उस पानी के अंदर गुण आ गए ना उस लिए के, उस गोमूत्र में भी गुण आ गए। अगर अलग करते हो तो उससे नुकसान होगा। फिर अमोनिया उसका अमोनिया तो निकल जाएगा। अमोनिया तो वैसे भी निकालना ही है ना आपको। पानी का तो पानी वाला तो पैक कर देते हैं। वो कितनी मात्रा में है? कम 10 लीटर में अगर 1 लीटर गोमूत्र डलता है तो उसका अमोनिया निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पूरा का पूरा गोमूत्र है तो आपको अमोनिया निकालना पड़ेगा, फिर भी आप उसको थोड़ी देर खुला छोड़ दोगे, गर्म कर दोगे तो अमोनिया उड़ जाएगा, ठीक है। तो अब अमोनिया कैसे निकलेगा? जब आप गोमूत्र को गर्म करते हो तो वो ऊपर उड़ने लगेगा और उसके झाग करके ऊपर अपने आप निकल जाएगा। चलो बैठ जाओ शांत मुद्रा में। कोई उसका यंत्र होता है निकालने के लिए? हाँ, यंत्र होता है, बाजार में मिलती है? बाजार में मिल जाता है और घर पे भी बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, तो देख लीजिएगा। बाजार में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। आप लिखो, आप सबसे पहले तुलसी से शुरुआत करते हैं। तुलसी का अर्क, ये थोड़ा फास्ट लिखना क्योंकि अब टाइम अपने पास कम बचा है। तुलसी के अर्क का पहला लाभ लिखो, हार्ट के रोगों में। मैं सिर्फ शॉर्टकट लिखवाऊंगा, प्रयोग सभी का जो है ना 2-2 ढक्कन, 10 ml सुबह 10 ml शाम को दे सकते हो, 2-2 ढक्कन। तुलसी के अर्क का सबसे पहला हार्ट के रोगों में। नंबर 2 श्वास से संबंधित जितने भी रोग हैं। नंबर 3 कैंसर। नंबर 4 रक्त को साफ करना। नंबर 5 महिलाओं की इंटरनल प्रॉब्लम। नंबर 6 शरीर से जो रसायन यानी कि जो केमिकल आपके शरीर में घुस रहे हैं उनको बाहर निकालने में सहायक, ठीक है। उसके बाद तुलसी माई के बाद लिखो आप पुनर्नवा का अर्क।
फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, जलोदर, बदहजमी, भूख की कमी, भूख बढ़ाने में सहायक है, कैंसर, रक्त नव निर्माण, शरीर की कमजोरी, इन सब में मुख्य वैसे प्रयोग बहुत है बट मुख्य मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद लिखो छोटा गोखरू, किडनी, किडनी के सभी रोग, ठीक है, किडनी की पथरी हो, किडनी डायलिसिस पे हो, तो किडनी में जो भी होता है क्रेटिनाइन जो कुछ है जो बढ़े घटे सब में काम करेगा। उसके बाद लिखो पुरुषों की आंतरिक कमजोरी, सौपन दोष, शीघ्र पतन, शक्तिवर्धक, वाइट डिस्चार्ज महिलाओं के रोगों में, पीरियड डिसऑर्डर। उसके बाद लिखो पत्र चटाकारक। अच्छा इसमें गोखरू में एक चीज और लिखो प्रोस्टेट कैंसर, पेशाब रुक के आना। अब लिखो पत्थर चटा, गोखरू त्रिदोष नाशक भी है, सभी बीमारियों में कुछ ना कुछ परिणाम जरूर लेके आएगा। पत्थर चटा को लिखो किडनी की पथरी, पेट के रोग, हार्ट के रोग, मोटापा, और प्रोस्टेट, पेशाब की जलन। सब में काम करेगा ये। उसके बाद लिखो आप बेल पत्रकारक लिखो, बीपी हाई, हार्ट के रोग, बीपीआई में विशेष महत्व है इसका, 2 महीने में 100% ठीक कर देता है बीपीआई को। कैंसर, मोटापा, शुगर, इन सब में ये काम करता है। अर्जुन का लिखो, अर्जुन का हार्ट से संबंधित सभी रोग, बीपी हाई, बीपी लो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, नसें ब्लॉक हो गई शरीर की, सब में काम करेगा। रक्त को साफ करने के लिए रक्त शोधक, अगला लिखो कचनार, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ है, विशेष रूप से कैंसर की गांठ गड़ाने में सहायक है। महिलाओं की पीरियड से संबंधित समस्या, पेट के रोगों में, रक्त शोधक है, सर्पगंधा, गंधा, दर्द में, नींद ना आए, दर्द ये किस टाइप का होगा? किसी भी प्रकार के दर्द में काम।
नींद नहीं आती ना कई बार रोटियों में। उसके बाद लिखो गुणमार कारक, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, बुखार। उसके बाद लिखो हार श्रृंगार, जोड़ों का दर्द, गठिया, बुखार, रक्त कैंसर। उसके बाद लिखो सहजन कारक, जोड़ों का दर्द, गठिया, आंतरिक कमजोरी। इसका था सहजन सहजन गठिया, आंतरिक कमजोरी, पोषक तत्वों की पूर्ति, शुगर, हार्ट के रोग। इसके बाद लिखो अमरूद कारक, अमरूद के पत्तों का। लिखो पेट के सभी रोग, लीवर, कैंसर, शुगर, हार्ट। उसके बाद लिखो शीशम कारक, पत्तों का, सौपन दोष, सौपन दोष, नक्सीरी, शरीर की गर्मी, पेट की जलन, खून की कमी, हरी दूध का रस, अर्क या रस भी दे सकते हैं, निर्दोषनाशक, नक्सीली, पेट के रोग, बवासीर। किसका सही? हरी दूध दुर्वा, पेट का रोग, बवासीर, सफ़ेद पानी, नक्सीरी। कितने हो गए? 14। अब लिखो सदाबहार कारक, शुगर, कैंसर, हार्ट, मोटापा, देखो कदम, कदम कारक लिखो। कदम का पत्ता कहिए। हाँ, पत्ता का तना ज़्यादा हो तो छाल ले लो, नहीं तो पत्ता ले लो। शुगर, और ये शुगर का एक जो टाइप जिसे बोलते हैं जो ठीक नहीं होता उसमें सबसे अच्छा काम करता है टाइप। हाँ, वैसे कोई टाइप 1 के रोगी हो 20-40 तो मेरे को दो, इनको ठीक करते हैं। मैंने कभी पूछा नहीं ये बात कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। अभी याद है, अगली बार से कोई रोगी ठीक होगा तो उसका पहले ये पूछेंगे टाइप 1 है या टाइप 2 है। ये पता कैसे चलेगा टाइप 1? ये तो अंग्रेजी पैथोलॉजी है। उसका एक सूत्र है सर, बचपन से जिसका इंसुलिन चलने लगा 20 साल के नीचे से तो टाइप 1 में आया। क्या कहते हैं कि बचपन से जिनको 20 साल से नीचे जिनको शुगर पकड़ लिया इंसुलिन चलने लगा हाँ तो टाइप 1 में चला जाता है। क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती है बॉडी की ना, इस वजह से हम फिर ऐसा कोई रोगी देखते हैं हम जिससे 20 साल से कम उम्र का रोगी शुगर का, वो टाइप 1 में लेते और इंसुलिन ले रहा हूँ। इंसुलिन ले रहा हो तो उसको टाइप 1 में कहो। बचपन से ले रहा होता है। चलो देखेंगे इस बार उसको ही टारगेट करेंगे। कदम शुगर। कदम का इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में कदम कारक बहुत लाभदायक है। मोटापा,
हार्ट, गिलोय कारक, लिखो। गिलोय कारक काम करता है बुखार, कैंसर, मोटापा, शुगर, गठिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अब देखो नीम कारक, कैंसर, मोटापा, लीवर, रक्त शोधक, स्किन एलर्जी, इन सब में काम करता है। आप लिखो पीपल कारक, हार्ट, लीवर, फेफड़े, ब्लॉकेज, ऑक्सीजन की कमी, तो क्या बोलते हैं स्पर्म काउंट की कमी, इन सब में काम करता है। बर्गर का भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, सामान ही है इनके लिए, बर्गर की थोड़ी सी ज़्यादा। अभी कितने हो गए? 19। तो एक कारक लिखो आप, एक आपको मिश्रित लिखवाता हूँ मैं, 4-5 जड़ी बूटियों का, ठीक है। इसको आप कैंसर पे प्रयोग कर सकते हो। लिखो मिश्रित कई जड़ी बूटियाँ होंगी इसमें, अश्वगंधा, सदाबहार, पुनर्नवा, तुलसी, दमासा, कंटकारी फल, कंटकारी फल, अपमार्ग, सहजन, गिलोय, गंभारी, इन सब का मिला के इसकी मात्रा कितनी लेनी है? समान मात्रा, 2 किलो औषधि में इनको सबको समान मात्रा में, ठीक है। ये रक्त को भी साफ करेगा और कैंसर में भी अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो आपके अर्घ 20 हो गए हैं, ठीक है। और 10 मिनट आप इनका रिवीजन करो, ठीक है। फिर आपका सिर्फ एक एडिशनल चीज़ जो आपने बोली थी गौमूत्र के विषय में, किस गाय का लेना है, हाँ नासिका लिखो। वो एक बार फिर बताइए जी कि 10 लीटर में कितना क्या मिलाना है और पानी में बनाना है तो कैसे? 10 लीटर के अंदर 2 किलो औषधि पानी में बनाना है तो गौमूत्र में बनाना है तो 200-300 ग्राम, अधिकतम 500 ग्राम। वो आपको देखना पड़ेगा रोग की स्थिति, रोगी की स्थिति, मौसम, उसके अनुसार। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो औषधि कम प्रयोग करो, बहुत ज़्यादा गर्म नेचर की औषधि है तो भी कम प्रयोग करो, ठीक है। तो उसमें से अमोनिया कैसे निकलेगा जी? अमोनिया जब आप गौमूत्र को गर्म करते रहोगे, हाँ जी, उबलता रहेगा हाँ जी। तो अपने आप निकलता रहेगा। कितनी देर तक निकालना होगा? कम से कम वो गौमूत्र के ऊपर है। अगर ताज़ा आज ही का गौमूत्र तुरंत चढ़ा दिया तो आपको ज़्यादा देर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। ज़्यादा अमोनिया कब बनता है? अमोनिया जितना पुराना गौमूत्र होगा उतना ज़्यादा अमोनिया उसमें बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पुराना गौमूत्र प्रयोग नहीं करना, नहीं तो गर्मी बढ़ा देगा। खेती के लिए तो कर सकते हैं। खेती के लिए अमृत है, खेती के लिए खूब पुराना गौमूत्र
जितना पुराना गौमूत्र होगा उतना अच्छा खेती के लिए, और जितना ताज़ा गोबर होगा उतना अच्छा खेती के लिए, क्योंकि उसमें जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है ताज़ा गोबर में, सूखने के बाद जीवाणुओं की संख्या कम। ठीक है। गुरुदेव शुगर में क्या क्या नहीं खाना? शुगर में जो मैंने 25 आइटम आपको यूनिवर्सल सबसे पहले शुरुआत करी थी वो सब नहीं खाने। उसके अलावा अप्राकृतिक मीठा कुछ नहीं खाना, जैसे चीनी अप्राकृतिक मीठा है, गुड़ खा सकते हो, देसी खांड खा सकते हो, गन्ने का जूस पी सकते हो, लेकिन प्रारंभ में नहीं, क्योंकि वो जो रोगी गोलियां खा रहा है वो पिछले 4-5 साल से मीठे से दूर है, गुड़ चीनी सबसे दूर है, ऊपर से गोली वो खा रहा है। अब उसको तुरंत मीठा दोगे तो उसको एक डर है उसके दिमाग में, नुकसान कुछ नहीं होना, लेकिन वो एक दहशत में जी रहा है। दो तरीके से काम किया जाता है, एक सकारात्मकता के साथ और एक नकारात्मकता के साथ। सकारात्मकता क्या होती है? जब रोगी सामने होता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके दिमाग में प्रेशर ना हो। नकारात्मकता क्या होगी? डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के पास एक छोटा सा बच्चा है, उसको देखा उसने और उसको बोल दिया अरे इसका तो कान का पर्दा फटेगा, अरे तो इसको तुरंत कीमो लगाओ, मरने वाला है, ठीक नहीं होगा, तो वो उसमें डर जाता है। तो रोगी को नहीं डराना है, रोगी का हौसला बढ़ाना है, पॉजिटिव एनर्जी देनी है। परिवार के जो लोग हैं उनको सच्चाई उनके सामने रखना, जो भी आपको महसूस होती है, क्योंकि हमें व्यापार थोड़ी ना करना, हमें तो सेवा करनी है। परमात्मा के चरणों में हमें स्थान चाहिए, बस उसी का प्रयास करना है। ठीक है, ठीक है, आप ये सब रिवाइज कर लो। उसके बाद एक बार आपसे पूछेंगे आपकी नासिका बच गई। नासिका वैसे प्रैक्टिकली लेना है, प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे नासिका की मैं मोटी मोटी विधि बता देता हूँ। जो सबसे सरल है उसमें गाय के 5 गव्यों को लिया जाता है, गोबर, गौमूत्र, दूध, घी और दही या लस्सी में से एक। ठीक है, गोबर, गौमूत्र, दूध, घी, दही। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको गोबर जो है ना सीधा लेना हाथ में, जमीन का गिरा हुआ गोबर इसमें काम नहीं करेगा। गौमूत्र भी सीधा ही लेना है, अलग अलग ले लिया। घी आपने गाय का ले लिया, दही आपने ले लिया और दूध आपने ले लिया। ठीक है, आप बारी बारी से क्रम वाइज जो गोबर है उसका तो आपको रस निकालना है, निकाल लिया, रस निकाल के साइड में कर लो और फिर घी को चढ़ा दो। ठीक है, और घी को चढ़ा के उन बारी बारी से उनको सारे आइटमों को उसके अंदर डालना है, उनको जलाना है एक तरीके से। लास्ट में खाली घी बचेगा, लेकिन इन 5 गव्यों का गुण ले चुका होगा घी। ठीक है, बारी बारी गैप देने के नाम में। हाँ, गैप दे देंगे, वो मैं वही प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। शायद बन रही है ना नासिका? बन रही है तो वही दिखा देंगे, वही समझ में आएगा, वो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मात्रा इनकी कितनी कितनी? समान मात्रा, इफेक्टिव समान मात्रा में। और अच्छा बनाने के लिए इसमें कुछ औषधियाँ, पहले घी को जो है ना, जैसे आपने ब्रह्मी ले ली नासिका के लिए, 1 किलो ब्रह्मी लेके 9 किलो पानी में डाल दी और उसको धीरे 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 पकाते गए। जब वो पानी लगभग 3-1 लीटर रह जाए उसको निचोड़ के अलग कर लो, फिर उस पानी को घी में डाल के फिर घी को पकाओ, फिर वो सारा पानी जल जाएगा और ब्रह्मी के गुण घी में। ये एक विधि बताई है। तो ऐसे औषधियों का सिलेक्शन करके, जैसे नासिका काम मुख्य रूप से आपको बनानी है दिमाग के लिए, यादाश्त बढ़े, है ना, तो फिर उसको ऐसी औषधियाँ सेलेक्ट करो, जैसे ब्रह्मी एक होगी, शंखपुष्पी एक होगी, इस तरीके से। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार इनको सबको अलग अलग ही करना है पहले पानी में जो प्रोसेस है? एक साथ सबको डाल लो, अगर समान उनके गुण दोष है तो एक साथ डाल लो। फिर ऐसे जैसे घृत भी बनता है, अर्जुन घृत बनता है जो हार्ट में हम देते हैं, त्रिफला घृत बना सकते हैं, है ना। और मान लो शुगर के रोगी को घृत देना है तो उस प्रकार का घृत बना सकते हो, तो और जल्दी रिकवर करेगा। और बताओ कुछ? कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर जो है ना हम आपसे 10 मिनट का गैप लेके फिर एक बार मैं आपसे सारी चीज़ें पूछ के
और अगले सेशन में आपका गोमूत्र बच गया, गाय बच गई और नासिका वहाँ आपको लाइव दिखा देंगे। इससे हट के मैं एक पूछता हूँ, नाक में मांस जो तो बढ़ जाता है, पोलिप कहा जाता है, उसका क्या कारण है अनिवार्य? नाक में मांस का बढ़ना देखो दो वजह से बढ़ता है। एक तो कैंसर होती है तब बढ़ता है, तीव्रता से गठान बढ़ जाती है मांस। दूसरा जो मांस बढ़ता है, कहीं ना कहीं आपका शरीर का जो सिस्टम है, जो एक प्रक्रिया होती है, आपने खाना खाया, पेट में गया, पचा, पच के बाद रस बना, रक्त बना, है ना, मांस बना, मज्जा बना, अस्थि बना, वीर्य बना, तो आपके शरीर में कोई ना कोई विकृति है, जिस विकृति के चलते हुए जो शरीर का जो भी आपका अंग है वो जिस दिशा में जिस स्वरूप में होना चाहिए उससे वो हट गया, मतलब तेज हो गया। अब इसमें ये समझना पड़ेगा, कैंसर का है तो आपको कैंसर का ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा, और साधारण मांस है वो, तो साधारण मांस के केस में पहले क्या करते थे कि उसको काट के अलग कर देते थे और उसके बाद उसकी रक्त को शुद्ध कर दिया जाता था, रोगी को रक्त शुद्धि की औषधियाँ दे दी जाती थी और उसकी दिनचर्या अच्छी कर दी जाती थी साधारण मांस के केस में। ये दो ही प्रक्रिया। अभी क्या कि ये जो अधिकार है काटने वाला, ये अधिकार आयुर्वेद के पास नहीं है, ऑपरेशन का ये एलोपैथी के पास है। और प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसा कोई केस आया नहीं है, तो हम अपने अनुभव आपको उस विषय में बता नहीं सकते। नाक के कैंसर का एक केस आया है जो ऑलमोस्ट 70% ठीक हो चुका है, अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है, वो भी शायद 70% ठीक हो गया तो ठीक है, समझा गया। वो शायद रोगी आज आने वाला भी है, आज या कल में। आप रोगी को कब देखते हैं? कल संडे। सोराइसिस के लिए आपको जो है ना पपीते की जड़ वो लगाइए घिस के गोमूत्र में, दूसरा गोमूत्र में गेंदे का फूल, हल्दी, वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब आपको 10 मिनट का मैं गैप दे रहा हूँ, उसके बाद आप एक बार रिवीजन कर ले। एक छोटा सा और प्रश्न है जी। हाँ, जैसे भूखा रहने की वजह से सिर में दर्द हो जाए तो मेनली कभी 2-3 महीने 4 महीने में मैं उसी की वजह से एलोपैथी गोली ले लेता हूँ, वो सही नहीं होता। अगर कुछ ऐसा भूखा रहने की वजह से आपके सर में दर्द बढ़ता है ना, तो आप सर्वप्रथम जीरा प्रयोग करें। जीरा लगभग सभी प्रकार के गैस में काम करता है और सर के दर्द में काम करता है, मतलब उसी टाइम या डेली? जब तक दर्द ठीक ना हो। आपने सर्पगंधा बताई थी। सर्पगंधा खास करके